हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि के बारे में, यानी कि मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फीटस। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या प्रॉपर मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है, उसके बारे में आचार्यों ने वर्णन किया है। तो आज हम आचार्य चरक के अनुसार गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का वर्णन देखेंगे, जो कि आचार्य चरक ने शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का वर्णन किया है। ठीक है। तो सबसे प्रथम मास में आचार्य चरक ने क्या बताया है? सा सर्व गुणवान गर्भत्वमापन्ना प्रथमे मासी सम्मूर्छिता सर्वधातु कलुषीकृता खेट भूतो भवत्यव्यक्त विग्रह सद असद भूतांगा अव्यवा। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वह सर्व गुणवान आत्मा, ठीक है, यहाँ पर सभी गुणों से संपन्न आत्मा को बताया गया है। वह सर्व गुणवान आत्मा गर्भत्व यानी गर्भ को प्राप्त होती, आपन मतलब प्राप्त होना, ठीक है। वो सर्व गुणवान आत्मा गर्भ को प्राप्त होती है, ठीक है। और प्रथम मास में क्या होता है? सभी धातुओं से कलुषीकृत होकर, कलुषित होना होने का मतलब होता है मिश्रित होकर, ठीक है। और प्रथम मास में वो सभी धातुओं से मिश्रित होकर या सम्मूर्छन उसका होता है, ठीक है। और खेट भूतो, खेट भूत का मतलब यहाँ पर है श्लेष्मा सदृश कोई भी सब्सटेंस या श्लेष्मा सदृश कोई भी स्वरूप, उसको हम खेट भूत कहते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। तो खेट भूत का मतलब है श्लेष्मा सदृश। भवत्यव्यक्त विग्रह सद असद भूतांगा अव्यवा, यानी कि वो खेट भूत होकर सद असद भूत अंग अवयव, ठीक है। यानी जो सद असद अंग अवयव होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म रूप में अंगावयव की उपस्थिति और स्थूल रूप में क्या होती है? उनकी अनुपस्थिति होती है, ठीक। यानी कि वो क्या है? सूक्ष्म रूप में वो अंग अवयव प्रेजेंट हैं, ठीक है, और स्थूल रूप में क्या है? वो अंग अवयव प्रेजेंट नहीं है, ठीक। इस वह अव्यक्त शरीर वाली जो आत्मा है, उसको हम क्या कहेंगे? या वो अव्यक्त जो शरीर है वैसा प्रथम मास में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो इसका फर्स्ट वाला जो प्रथम मास का जो श्लोक है वो थोड़ा टिपिकल है और इसकी मीनिंग भी थोड़ी सी टिपिकल है बाकी और श्लोकास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी गुणों से संपन्न जो आत्मा होती है वो गर्भत्व को प्राप्त होकर प्रथम मास में सभी धातुओं से कलुषित होकर या मूर्छित होकर खेटभूत जो श्लेष्मा सदृश पदार्थ है, श्लेष्मा सदृश होकर सद असद अंग अवयवों में क्या होता है? वह अव्यक्त शरीर कहलाता है। ये क्या है? प्रथम मास का वर्णन किया है आचार्य चरक ने, ठीक है। कि वो जो फीटस रहेगा, फीटस कह रहा हूँ, वो जो एम्ब्रियो रहेगा उसमें क्या होगा? वो सूक्ष्म रूप में तो प्रेजेंट होगा लेकिन स्थूल रूप में उसके अंदर कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आती है द्वितीय मास में क्या वर्णन किया है? तो द्वितीय मास में क्या है? घना संपद्यते, यानी जो सेकंड मंथ है उसमें जो हमारा फीटस रहने वाला है वो घन हो जाता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो घन हो जाएगा और उसको क्या है? उसमें तीन शेप वो एक्वायर करेगा, या तो पिंड का शेप वो एक्वायर करेगा या पेशी का या अर्बुद का, ठीक है। ये तीन शेप उन्होंने बताए हैं कि इन तीन शेप को वो एम्ब्रियो एक्वायर करेगा। अगर उसका शेप घन रहता है यानी कि उससे पुरुष की उत्पत्ति होने वाली है, ठीक है। यानी जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? मेल। और अगर पेशी के आकार का वो घन रहता है तो उसकी जो उससे उत्पत्ति होगी वो एक फीमेल बेबी की होगी। और अगर अर्बुद के आकार का वो एम्ब्रियो रहता है तो उससे क्या होगा? नपुंसक की उत्पत्ति होगी, ऐसा आचार्य का कहना है। फिर तृतीय मास में उन्होंने क्या बताया है? तृतीय मासी सर्वेंद्रियाणि सर्वांगावयवश्च योग पद्ये नवी निवर्तन्ते, यानी तीसरे मास में क्या होगा? सभी इंद्रियां सभी अंग अवयवों के साथ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तृतीय मास में क्या होगा? सर्वेंद्रियाणि सर्वांगावयवश्च, यानी सभी इंद्रियां सभी अंग अवयवों के साथ एक साथ उत्पन्न होती हैं। ये क्या है? ये थर्ड मंथ का डेवलपमेंट बताया है उन्होंने। फिर चतुर्थ मास में क्या होगा? चतुर्थे मासी स्थिरत्वम आपद्यते गर्भा, चतुर्थे मासी में गर्भ में क्या होता है? स्थिरता आ जाती है। यहाँ पर उन्होंने गर्भ का लक्षण बताया और गर्भिणी में क्या बताया है? गुरु गात्रत्वम अधिकम आपद्यते विशेषण, और गर्भिणी में विशेषकर गुरु गात्रता आती है, ठीक है। गुरु गात्रता अधिक आती है, ठीक। यानी चतुर्थे मास में क्या होगा? गर्भ में स्थिरता आएगी और गर्भिणी के अंदर क्या लक्षण मिलेगा? गुरु गात्रत्वम अधिकम, यानी अधिक रूप में गुरु गात्रता, यानी शरीर का
भारीपन दिखेगा विशेषकर। पंचमे मासी में क्या बताया है कि पंचमे मासी में गर्भ में मांस शोणितोपचयो भवत्यधिकम नेव्यो मासेभ्य, यानी मांस शोणित का उपचय होगा गर्भ के अंदर। ठीक है। और गर्भिणी में क्या आएगी, कार्श्यम आपद्यते विशेषण, यानी गर्भिणी में कृशता आएगी और जो गर्भ है उसमें मांस शोणित का उपचय होगा। ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं फिफ्थ मंथ के डेवलपमेंट में कि गर्भ में क्या होगा, मांस शोणित उपचय होगा और गर्भिणी में क्या होगा, कृशता आएगी। फिर आता है षष्ठ मास। तो षष्ठे मासी गर्भस्य बलवर्णोपचयो भवत्यधिकमनेभ्यो मासेभ्य तस्मात् तदा गर्भिणी बलवर्ण हानिमापद्यते विशेषेण। षष्ठे मासी में क्या होगा कि गर्भ में बलवर्ण का उपचय होगा। ठीक है। और गर्भिणी में क्या होगा, बलवर्ण की हानि होगी। ठीक है। षष्ठे मासी में क्या होगा, गर्भ में बलवर्ण का उपचय होगा और गर्भिणी में बलवर्ण की हानि हो जाएगी। उसके बाद में आता है हमारा सप्तम मास। तो सप्तमे मासी गर्भा सर्वैर्भावैर आप्यायते तस्मात् तदा गर्भिणी सर्वाकारे क्लांतमा भवति। जो गर्भ होगा सप्तम मास में उसमें सभी भावों की, है ना, सभी भाव प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी जो सर्व भाव होंगे सभी भाव वो सप्तमे मास में क्या होंगे, गर्भ के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सभी प्रकार से गर्भ क्या होगा, भाव से पुष्ट हो जाएगा। और गर्भिणी में क्या होगा, सर्वाकार है क्लांतमा भवती, और उसमें क्या होगा, क्लांतमा देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आता है अष्टमे मासी। अष्टमे मास में क्या वर्णन किया गया है कि आठवें मास में ओज का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो गर्भिणी का जो ओज है वो गर्भ में ट्रांसफ़र होता है और जो गर्भ का ओज होता है वो माता में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। अगर इस समय जो है अगर डिलीवरी करवाई जाती है, यानी कि इस समय अगर प्रसव होता है तो क्या होगा, किसी एक के मरने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर जो ओज होगा वो माता के अंदर होगा तो फिर गर्भ की मृत्यु हो सकती है, और अगर वो ओज गर्भ के अंदर होगा तो माता की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए आचार्य चरक ने अष्टम मास में डिलीवरी का जो है मतलब प्रसव का निषेध बताया है कि उस समय क्या हो रहा होता है, ओज का आदान प्रदान हो रहा होता है। इसलिए अष्टम मास में क्या है, हमें प्रसव नहीं करवाना चाहिए या प्रसव नहीं करवाना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें माता या शिशु की गर्भ किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए क्या है, अष्टम मास में जो है प्रसव निषेध बताया है। फिर आता है नवम मास। तो नवम मास में क्या है, आठवें मास के एक दिन पश्चात से, यानी कि आठवें मास से जिस भी दिन एक दिन बाद से, ठीक है, 10 मास तक, ठीक है, प्रसव काल बताया गया है। ठीक। यहाँ पे 8 में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या होगा, नवम मास। ठीक है। नवम मास के बाद से, ठीक है, जो 9 मंथ होगा, नवम मास, ठीक है, वहाँ से अगर एक दिन भी, जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है वैसे ही जैसे ही एक भी दिन होता है तब से लेकर 10 मास तक क्या बताया गया, प्रसव काल बताया गया है। ठीक है। ये जो 8वां है वो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है। लेकिन आचार्य चरक कह रहे हैं कि जो नवम मास के बाद अगर एक भी दिन होगा, नवम मास के पश्चात एक दिन भी हो जाएगा, तो तब से लेके 10 मास तक प्रसव काल बताया गया है। आप आराम से प्रसव जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके, मेरे ख्याल से इसके श्लोक याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में जो है रचना शारीर में रहता है, सेकेंड ईयर में आपको चरक पूर्वार्ध में पढ़ने को मिलेगा, शारीर स्थान है। ठीक है। और थर्ड ईयर में आपको स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप एक बार इसके श्लोक याद कर लेंगे तो आपको तीनों साल काम में आएंगे और आपको पीजी प्रिपरेशन में भी एक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपको ये सभी श्लोक जो हैं वो याद कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग वीडियो।